बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 25 सितंबर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना तौर पर 3 ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं। बहुत ही तहलका खेज़ ऑडियोज़ हैं। इस वक्त हर शख्स को इस सवाल के जवाब का इंतज़ार है कि ये इंडी शेल नामी डार्क वेब का यूज़र कौन है जिसने ब्रीच फोरम्स को ज्वाइन किया। अगस्त 2022 में 3 सितंबर को इसने अपनी पहली पोस्ट की और अब एक तहलका खेज़ मामला हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या साजिशी थेरियाँ जन्म ले रही हैं, क्या अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, किस किस्म की चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही इस ऑडियो के हक़ाइक़ उनको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला अगर इस बात को दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए जो कि इंडी शेल नामी यूज़र की जानिब से किया जा रहा है, तो फिर ये ऑडियोज़ तो सिर्फ एक सैंपल है, ये चावल का एक दाना है, पूरी देग बाकी है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये खेल बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक है। इसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान में आपके सामने कोई लीक्ड ऑडियोज़ आई हों मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों, अदाकाराओं, सिंगर्स की ऑडियोज़ आपने सुनी होंगी, लेकिन ये मामला उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस वक्त बात हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में बोली लग रही है डार्क वेब पर कि जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की 100 घंटे की रिकॉर्डिंग ख़रीदनी है, ख़रीद ले। 8 GB का डेटा है, 100 फाइल्स हैं और हर फाइल कम से कम 1 घंटे की है। अब इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो देख लें कि 3 ऑडियोज़ हैं जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और अगर आप इन ऑडियोज़ को दुरुस्त तसव्वुर कर लें, क्योंकि जब आप इंसानी कान से इनको सुनते हैं तो आपको आवाज़ें तो बाकायदा उन्हीं लोगों की सुनाई देती हैं जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये उनकी ऑडियोज़ हैं। ज़ाहिर है कि ये भी हमें मालूम है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑडियोज़ जो हैं उनको एडिट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उनको जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन उस ऑडियो में जो कन्वर्सेशन है, जो मटेरियल है, जब आप उसको सुनते हैं तो एक आम शख्स जो है वो इसके हवाले से जज नहीं कर सकता। इनका फॉरेंसिक होना, ये पता लगाना किस डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। 3 जो है ऑडियोज़ आपके सामने मौजूद हैं। एक ऑडियो मुबैना तौर पर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तौकीर शाह जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। दूसरी ऑडियो जो आपके सामने मौजूद है इस वक्त वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी मरियम नवाज़ के साथ। और फिर एक तीसरी ऑडियो मौजूद है कि जिसमें आप सुन सकते हैं जो लॉयलिस्ट हैं, जो सबसे वफादार साथी हैं, जो किचन कैबिनेट है, जो करीबी वज़रा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी लीडरशिप के साथ जो बहुत ज़्यादा करीब तसव्वुर होते हैं। उसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, उसमें हसन इकबाल शामिल हैं, उसमें अयाज सादिक साहब शामिल हैं। इनकी गुफ्तगू है और इस कन्वर्सेशन में भी अगर आप गौर सुने तो आप शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ को सुन सकते हैं। एक बात तो इसमें बहुत बड़ा सवाल, जो पहला सवाल उभर कर सामने आता है कि ये रिकॉर्डिंग्स हुई कहाँ पर? क्या ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हुई या वज़ीर आज़म हाउस में जो वज़ीर आज़म का दफ्तर है? एक बात तो तय है कि ये जो कन्वर्सेशंस हैं ये प्राइवेट कन्वर्सेशंस नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ निजी गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, वो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में कर रहे हैं अपनी भतीजी के साथ और उनकी काबीना के अरकान गुफ्तगू उनकी मौजूदगी में कर रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा लोगों की मौजूदगी भी देखते हैं तो 2 क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि एक तो ये ऐसा दफ्तर है जिसमें 7-8 लोगों की, 9 लोगों की बैठकर मीटिंग करने की गुंजाइश मौजूद है। तो ये एक ऐसा दफ्तर है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली आपने जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म बैठना है तो उसको बग कर लिया जाए और उसकी जो है वो खुफिया रिकॉर्डिंग जो है वो कर ली जाए। अब इन ऑडियोज़ में क्या है? इन ऑडियोज़ में क्या है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उसमें वो गुफ्तगू हो रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो सन इन लॉ हैं राहील मुनीर, जो कि चौधरी मुनीर के बेटे हैं, उनकी एक शुगर मिल है रहीम यार खान में, उसके लिए कोई प्लांट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करना है, उसके हवाले से कन्वर्सेशन हो रही है। साथ ही एक हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए ग्रिड स्टेशन और उसका कोई सामान जो है वो इंपोर्ट करने की बात हो रही है। दूसरी कन्वर्सेशन जब आप सुनते हैं उसमें मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और कुछ इस किस्म की सजेशन सामने आ रही है कि ये जो मशीनरी है, ये जो प्लांट है, ये जो सामान है, ये डिस्टॉर्टेड ऑडियो है, इसमें डिस्टॉर्शन मौजूद है,
वाज़े नहीं सुना जा सकता। आप हैंड्स फ्री लगाएं, आवाज़ को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ाएं तो आप इसको सुन सकते हैं। उसमें बात हो रही है कि किसी तीसरे मुल्क से ये सामान ट्रांसशिपमेंट करके पाकिस्तान लाया जा सके, जो अगेन कहा जा रहा है कि एक गैर कानूनी काम है ये कन्वर्सेशन। और उसी कन्वर्सेशन में आप सुनते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो ये भी बता रही हैं कि ये जो जिसके लिए ये प्लांट लाया जा रहा है वो उनकी बड़ी मदद करते हैं। दुनिया न्यूज़ पे कोई ख़बरें प्लांट करवानी हो, उसको मैनेज करना हो, उसके हवाले से, क्योंकि उनके भी बिज़नेस पार्टनर हैं मियां आमिर साहब, तो इसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू मौजूद है मुबैना तौर पर। और फिर तीसरी कन्वर्सेशन की जानिब आप जाते हैं तो वो इंटरनल मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, इस्तीफ़ों के कबूल करने ना करने के हवाले से स्ट्रेटजी के ऊपर बात हो रही है। अब आप ज़रा ठंडे दिल से इन 3 ऑडियोज़ के बारे में सोचें। अगर ये सैम्पल्स हैं, इन सैम्पल्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से किससे पहले से ज़बान ज़दे आम ना हो। ये जो मीडिया मैनेजमेंट वाली बात है, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये तो मरीम नवाज़ साहिबा पहले भी कर चुकी हैं। इसी तरीके से ये कि शरीफ फैमिली जो है उसके बिज़नेस स्टेक्स हैं, बिज़नेस इंटरेस्ट हैं इंडिया में, उनकी शुगर मिलों में सामान आता है, वर्कर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, उनके ताल्लुकात हैं इंडियन बिजनेसमैन के साथ, ये भी बात पहले से मार्केट में मौजूद है, सबको मालूम है इसके हवाले से, ये तो ओपन सीक्रेट है। तीसरा मामला जो इंटरनल पॉलिसी की जो गुफ्तगू हो रही है इस्तीफ़ों के मामले पर, और उसमें जो नवाज शरीफ साहब का लंदन में बैठ के इन्फ्लुएंस है इस वक्त गवर्नमेंट के डिसीजंस पर, उसकी बात हो रही है, ये बात भी ज़बान ज़दे आम है, किसको नहीं मालूम। तो इन तीनों कन्वर्सेशंस में ऐसा कोई बॉम्बशेल नहीं मौजूद, ऐसा कोई न्यूक्लियर मादा मौजूद नहीं कि जिसके फट जाने का खदशा हो। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 सैंपल्स, अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर ये चावल का एक दाना है और पूरी देग बाकी है, ये कन्वर्सेशंस दरमियान में से ली गई हैं, इसी सेटिंग के दौरान, इसी दफ्तर में, इससे पहले और इसके बाद जो गुफ्तगू हुई होगी वो तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को मालूम होगी, तौकीर शाह को मालूम होगा कि उस दिन जब ये बात हो रही थी तो इससे पहले या इसके बाद हमने क्या गुफ्तगू की थी। मरीम नवाज़ को मालूम होगा कि जिस वक्त मैं अपने दामाद के पावर प्लांट के हवाले से बात कर रही थी या उसकी मिल की मशीनरी लाने की बात कर रही थी, तो उस वक्त हमने और क्या क्या बात की थी। अब आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे आप ये कहें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाइख्तियार नहीं होता वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले करने होते हैं, इंतहाई अहम फ़ैसले करने होते हैं। चाहे एक स्पिन दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि न्यूक्लियर पावर का, एक न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, उसकी ऑडियोज़ लीक हो जाना एक सिक्योरिटी ब्रीच ज़रूर है, लेकिन न्यूक्लियर वाले मामले के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मामला ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके जो सेफ़ गार्ड्स का, सेफ्टी एंड सेफ गार्ड्स का जो मैकेनिज़्म है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें बिल्कुल इस बात को, इस थ्योरी को जो है वो कोई ज़्यादा वज़न देना दुरुस्त नहीं है। वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में को बटन लेकर नहीं बैठे हुए कि उन्होंने बटन दबाना है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और मिसाइल लॉन्च हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा हैं। क्या इन ऑडियोज़ को एक तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इससे पहले कि मैं इसके इंतहाई चंद अहम पहलुओं के ऊपर जाऊँ, जो यूज़र हैं इंडी शेल नामी यूज़र, जो क्रिएट होता है, ये यूज़र क्रिएट होते हैं ब्रीच फोरम्स पर, मार्केट प्लेस में जब आप जाएं, जनरल मार्केट में जाएं, सेलिंग क्या हो रही है, जो चीज़ें बेचने के लिए रखी गई हैं, पाकिस्तानी पीएम ऑफिस इम्पॉर्टेंट डेटा हैक्ड, ये है उसका नाम। और उसके नीचे आप देखते हैं कि ये पोस्ट किया गया है इंडी शेल नामी यूज़र की तरफ से हफ्ता सितंबर 3, 2022 सुबह 11:04 पर। और ये जो फोरम है इसमें ये इस यूज़र ने ये दावा किया है कि इम्पॉर्टेंट एंड कंप्लीट कन्वर्सेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद ऑल हाई प्रोफाइल पीपल इंक्लूडिंग दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड नॉट इन पावर, सैंपल speak of what all is available to the highest bidder. Important details in data will only be given to the highest bidder after all delivery details will be finalized. Total size 8 GB, total files 100 plus, minimum bid 180 bitcoins, 180 बिटकॉइंस जो हैं वो मांगे गए हैं। इसके बाद 3 सैंपल्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं और ये हैं प्रॉबेबली वो 3 सैंपल्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले को ये दिया जाएगा। अब क्या वाकई इसका मकसद जो है वो पैसे लेना है? और इस सारे मामले को जब आप जांचने की, देखने की और इस पर गौर करने की कोशिश करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो कि जिनकी ये ऑडियोज़ हैं मुबैना तौर पर, और अगर ये ऑडियोज़ दुरुस्त हैं,
उनको मालूम है कि वो क्या क्या कुछ कह चुके हैं, क्या क्या कुछ कर चुके हैं। एक बात तो तय है, आप इसके हवाले से जो डिनाइल दें, जो मर्जी बात करें, जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो हो चुका है। हमारी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड तसव्वुर होगा। जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को देखता है, इस मुल्क में बड़ी अहम तैनातियाँ जो हैं उन्होंने करनी होती हैं, अगर उनकी ऐसी कन्वर्सेशंस मौजूद हैं जिनको रोकने के लिए इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो इंडी शेल है, इंडी शेल के पीछे कौन है और वो क्या क्या कुछ करवा सकता है कि हम ये ऑडियोज़, मज़ीद ऑडियोज़ नहीं बेचेंगे अगर आप फ़लाँ 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 चीज़ कर दें। ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? पैसे बटोरे जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का एक्सेस किसके पास है? उनके स्टाफ के पास है, उनके करीबी लोगों के पास है, शायद उनकी फैमिली जो है उसको किसी हद तक हो, शायद बहुत सारे इदारे हैं वो उनका एक्सेस हो, लेकिन किसने रिकॉर्ड किया, किसके कहने पर रिकॉर्ड किया, किस डिवाइस पर रिकॉर्ड हुआ? जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो इसको तो मौजूद होना चाहिए था उसके पास जिसने रिकॉर्ड किया। वहाँ से निकलकर ये पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर बैठकर डार्क वेब पर किस तरीके से अपलोड हुआ। जो डिमांड की जा रही है, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि आप उनके सियासी हरीफों से पैसा बटोर लें, आप उनको ये ऑडियो डाटा जो है वो बेच दें, आप बिटकॉइंस में अपनी जो मुँह मांगी कीमत है वो आप वसूल कर लें। 180 बिटकॉइन से आपने इसको स्टार्ट किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक ये मामला जो है वो जा सकता है। लेकिन इसका जो एस्पेक्ट है कि इससे इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग को, पाकिस्तान की हुकूमत को, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, इसके ऊपर किस किस हेड को रोल होना चाहिए, किस किस का सर जो है वो सर जाने से मुराद यह है कि उसको उसके ओहदे से उसको हटाना चाहिए। अगर उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो गया, कौन था इसका इस सारे मामले का जिम्मेदार? इस पर ऑफिशियल वर्जन क्या आएगा? लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस वक्त आप इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। G7 लीडर्स, दुनिया में जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी तंजीमें हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ग्रुप्स हैं, क्लिक्स बने हुए हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं। दो मिसालें, एक श्लोसलमाओ बवेरियन एल्प्स जर्मनी में अब से चंद माह पहले जून के महीने में G7 लीडर्स का इजलास हुआ। ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के 7 अमीर तरीन ममालिक, 7 जदीद तरीन ममालिक जो टेक्नोलॉजी के हवाले से और पैसे के एतबार से, जिद्दत के एतबार से बहुत बेहतरीन तसव्वुर होते हैं। उसमें अमेरिका शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, उसमें जर्मनी, जापान, जिसमें इटली शामिल है, फ्रांस शामिल है और बरतानिया शामिल है। ये ममालिक, इनके लीडर्स जब बैठ कर गुफ्तगू कर रहे होते हैं रूस और चीन के हवाले से, उस वक्त या फिर उससे पिछले साल आप चले जाएं, जो बरतानिया के साहिली गांव कार्बिस बे, उसमें कॉर्नवेल काउंटी में जो इजलास हुआ था G7 का, उसके जब आप प्रोटोकॉल्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे जदीद और सबसे अमीर ममालिक हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का पता है, जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने मालूम है कि इसको हैक और इसको ब्रीच किस तरीके से किया जा सकता है। वो जब अपनी क्लोज डोर मीटिंग करते हैं और रूस और चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो उसके लिए वो तरीका कार्य करते हैं कि एक रेडियस बनाते हैं, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेडियस। इस कमरे के 3 या 5 किलोमीटर के अहाते में, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे वो सदर है, चाहे वो उनका सबसे करीबी स्टाफ का बंदा है, कोई अहम तरीन रहनुमा है, सिक्योरिटी स्टाफ है, कोई भी शख्स कोई वायरलेस डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं आ सकता, कोई चिप जो है वो इस एरिया में नहीं आ सकती, कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं आ सकता, कोई ड्रोन इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया जाता है, तब ये गुफ्तगू करते हैं। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने तो गुफ्तगू जो भी करनी है उसने एक एलामिये के सूरत में सामने आना है। डर और ख़तरा क्या होता है और किस तरीके से इस किस्म की कन्वर्सेशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है आपके ख़िलाफ़, वो मामला ये है कि रूस और चीन, उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और जब आप क्लोज डोर मीटिंग कर रहे होते हैं, आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि इटली और जर्मनी या कोई और मुल्क जो है वो एक वीकलिंग साबित हो, वो एक कमज़ोर मोहरा साबित हो, वो वहाँ पर कह रहा हो कि नहीं, हमें रूस के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं जाना, हमें चीन के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं जाना। तो इस कन्वर्सेशन का लीक हो जाना, बाद में तो आप एक डॉक्यूमेंट की सूरत में एक एग्रीड अपॉन डिसीजन सुना देंगे जिस पर बज़ाहिर ये लगेगा कि सातों के सात ममालिक वो इन एग्रीमेंट हैं, उनका इत्तफ़ाक़ राय है। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन अगर रूस या चीन तक पहुंच जाती है कि फ़लाँ और फ़लाँ मुल्क जो है वो हमारे हवाले से ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो इनके साथ इस मामले में नहीं मिलता, या उनको तोड़ना आसान है,
उनको ब्रीच करके उनसे कुछ फैसले इन्फ्लुएंस करवाना आसान है, तो फिर आप देखें कि उनको कितना बड़ा ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, जो है वो अगर मिल जाती है, तो अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की इंतहाई अहम और खुफिया रिकॉर्डिंग्स मुबैना तौर पर किसी शख्स के पास मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या कुछ करवा सकता है, वो किस किस्म के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और फिर इन तमाम लोगों की जिनकी मुबैना तौर पर ये ऑडियोज़ हैं, इनके सैंपल दरमियान में से पिक करके 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसका दरमियान का चंद सेकंड का क्लिप या 1 मिनट का 1.5 मिनट का क्लिप, तो उन लोगों को भी मालूम है कि इसके अलावा इस मकाम पर जहाँ पर हमने ये गुफ्तगू की थी, हम मज़ीद कौन कौन सी गुफ्तगू कर चुके हैं, किस किस शख्स के मुतल्लिक कर चुके हैं। क्या उस शख्स को अगर ये बात पता चल जाए कि हम फ़लाँ शख्स के बारे में फ़लाँ बात कर रहे थे और मेरी राय ये है, तो वो शख्स इस जो कि इस ऑडियो को सामने लाने वाला शख्स है, उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेवलपिंग स्टोरी है, इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी जिस पर मैं बात करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।